सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज जो है छंदों से संबंधित एक मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे, जो है छंद भेद। मित्रों, छंद भेद की जब हम बात करते हैं ना, तो छंद के मुख्यतः दो भाग होते हैं। दो प्रकार के छंद होते हैं। पहला जो होता है मात्रिक छंद, ठीक है, और दूसरा जो भाग है, दूसरा प्रकार जो है वो है वर्णिक। वर्णिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद जो है वो मात्राओं पर आधारित होते हैं। आपने मात्रिक छंद सीख लिए हैं इस चैनल पर। बहुत सारे मात्रिक छंदों का विवरण यहाँ पर वीडियो के रूप में उपलब्ध है। वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, मात्राओं की गिनती नहीं होती है। और ये जो दोनों प्रकार के छंद हैं ना, इन्हीं दो प्रकार के छंदों को हमको सीखना होता है। एक बात ये भी समझ लीजिए कि यदि आपने मात्रिक छंदों पर अच्छी तरह अभ्यास किया हुआ है, आपको वर्णिक छंद लिखना कठिन नहीं होगा। अगर आपने वर्णिक छंदों पर अच्छी तरह अभ्यास किया हुआ है तो आपको मात्रिक छंद लिखना कठिन नहीं लगेगा। छंद दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे आपका हाथ सधता जाएगा, इसमें हाथ बैठा लेंगे आप, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं। बहुत सारे लोग वर्णिक छंदों को कठिन मानते हैं। सवैया आदि छंद थोड़े कठिन होते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्य चीज इसमें भी अभ्यास है, प्रैक्टिस है, और इस छंद को समझना है। इन मात्रिक हो या वर्णिक हो, छंद में आम तौर पर मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण मान सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा चरण। यहां पर ये हो गया आपका पहला पद, दोनों को मिलाकर। ये आया तीसरा चरण, ये आया चौथा चरण, ठीक है। तो आमतौर पर किसी भी छंद का हम यही फॉर्मेट देखते हैं ना, 4 चरण होते हैं। 4 चरणों को मिलाकर उसके 2 पद बनते हैं। इन्हीं 4 चरणों से 2 पद बनते हैं। जैसे दोहा में भी आपने यही चीज देखी होगी, देखा होगा। यही चीज आपको दोहा में भी मिली होगी। तो इसमें जो है ना, आपको ध्यान यही रखना है कि इन चरणों के आधार पर भी छंदों का भेद बनाया गया है, क्योंकि 3 प्रकार की स्थितियां सामने आ सकती है। पहली स्थिति यह सामने आएगी कि ये जो चारों चरण हैं बिल्कुल समान रूप से मात्रा भार वाले हों या वर्ण भार वाले हों। जैसे उल्लाला छंद जो मैंने आपको बताया है, वीडियो है इसी चैनल पर, उसमें 2 प्रकार का उल्लाला छंद होता है। एक 13-13 मात्राओं वाला और एक 15-13 मात्राओं वाला। तो 13-13 मात्राओं वाला जो उल्लाला छंद है, उसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चारों चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो वैसी परिस्थिति वाले छंद को, जो जिसमें चारों चरण समान हो, उनको हम कहते हैं सम छंद, जिनके चारों चरण बिल्कुल समान हो। इसके अलावा जैसे आपने अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की, तो दोहा। दोहा को अर्ध सम छंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दोहे के जो विषम चरण होते हैं वो 13-13 मात्राओं के होते हैं, और जो सम चरण हैं 11-11 मात्राओं के होते हैं। यानी 2 चरण 13 मात्राओं के और 2 चरण 11 मात्राओं के। तो अगर एक फॉर्मेट का पालन कोई खास संख्या में चरण कर रहे हो, जैसे 2 चरणों ने 13 मात्राओं को लिया, 2 चरणों ने 11 मात्राओं को लिया, तो वैसी परिस्थिति में वो छंद बन जाएगा अर्ध सम छंद, ठीक है। वर्णिक छंद में भी यही बात होती है। वहां मात्रा की जगह पर हम लोग वर्ण को काउंट करेंगे। अब एक तीसरी परिस्थिति यह भी हो सकती है कि कुछ चरण जो हैं
किसी मात्रा भार के हों, कुछ चरण किसी और मात्रा भार के हों, यानी उनमें समानता न हो कि इतने चरण इस मात्रा भार के और इतने चरण इस मात्रा भार के, तो वैसी परिस्थिति वाले छंदों को ना हम लोग कहेंगे विषम छंद। जो छंद, इसके अलावा जो छंद 4 से कम या ज्यादा चरणों वाले होते हैं वे मुख्य रूप से भी विषम छंद कहलाते हैं। ठीक है। इसके साथ आपको एक बात यह ध्यान रखनी होगी कि प्रति चरण अगर किसी छंद में 32 मात्राएं हैं, 32 मात्राएं हैं, तो वो छंद साधारण छंद कहलाता है। 32 मात्राओं से अधिक मात्राओं वाले छंद को हम लोग दंडक छंद कहते हैं। दंडक छंद संभवतः इसलिए कहा जाता होगा कि ज्यादा लंबा छंद होने पर उसका पाठ करना काफी कठिन हो जाता है। तो ये तो मात्राओं के आधार पर दंडक और साधारण मैंने बता दिया। अब देखिए वर्णिक वृत्त, जो वर्णिक छंद हैं, वर्णिक वृत्तों में अगर 26 वर्ण तक कोई छंद रुका हुआ है हर एक पद में, तो उसको हम साधारण छंद कहेंगे, और 26 वर्ण से ऊपर जाने वाले को यहां पर दंडक छंद कह दिया जाएगा। ठीक है। अभी मैं एक छंद ट्री बनाऊंगा, छंद वृक्ष बनाऊंगा ना, तो उसमें आपको ये सब चीजें और ज्यादा बढ़िया तरीके से स्पष्ट होती जाएगी। ठीक है। आइए तो वो ट्री देखते हैं। ये देखिए मैंने वो ट्री बना लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में छंद है, क्योंकि छंदों की ही यहां पर बात हो रही है, इसलिए सबसे ऊपर में छंद लिखा गया है। और छंदों के दो प्रकार, जैसा मैंने चर्चा की, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। यहाँ जाति और वृत्त लिखा हुआ जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि मात्रिक छंदों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा मैं आगे के वीडियोज में करूंगा। वर्णिक छंदों को कभी कभी वर्ण वृत्त भी कहा जाता है। वर्ण वृत्त या वर्णिक वृत्त होने के समय उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो हर एक पद होगा ना, जब हम किसी वर्णिक छंद को वर्णिक वृत्त तब कहेंगे जब उसका हर एक पद गणों की किसी खास आवृत्ति से निर्मित होगा, अन्यथा वो छंद वर्णिक छंद कहलाएगा। जैसे इसको घनाक्षरी के माध्यम से सबसे आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि घनाक्षरी का जो रूप ज्यादा प्रचलित है उसमें गणों का जो मात्रिक वर्णिक गण जो होते हैं, ये गण मगण तगण इत्यादि, उनका कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। हम घनाक्षरी को केवल 16-15 वर्णों के हिसाब से उसको हम लोग लिख देते हैं, तब वो वर्णिक छंद कहलाएगा। लेकिन एक घनाक्षरी का प्रकार ऐसा भी होता है कि उसमें गणों की एक खास आवृत्ति निर्धारित कर दी गई है, विशेष आवृत्ति का निर्धारण उसमें हो गया है कि गणों को उसी तरह से रखना है, तो वैसी परिस्थिति में वो वर्णिक वृत्त कहलाता है। सब कुछ आगे के वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए यही देखिए कि छंदों के दो प्रकार हैं, मात्रिक और वर्णिक, क्योंकि मुख्य बात तो यही है। मात्रिक और वर्णिक दोनों ही 3-3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सम, अर्धसम, विषम, यहां भी सम, अर्धसम, विषम। सम छंदों में ही साधारण और दंडक वाली परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। इन अर्धसम और विषम वाले में आपको ये परिस्थिति देखने को साधारण और दंडक वाली नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं अपनी बात को समझाने में कितना सफल रहा ये बात आप कमेंट के माध्यम से मुझे इस वीडियो में जरूर बताइए। अगले वीडियोज में और किसी नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।